हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं मनीषा वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज झालावाड़, बीएससी थर्ड ईयर के टॉपिक रदरफोर्ड स्कैटरिंग जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स का टॉपिक है, उसके साथ इस वीडियो में प्रस्तुत हूँ। न्यूक्लियर फिजिक्स की शुरुआत स्कैटरिंग, रदरफोर्ड स्कैटरिंग के द्वारा ही, उसके एक्सपेरिमेंट, उसके रिजल्ट उन्हीं सब से स्टार्ट होती है, क्योंकि रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ही वो एक्सपेरिमेंट था जिससे कि न्यूक्लियस, नाभिक की शुरुआत हुई। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि आगे फर्दर स्टडीज़ कॉम्पिटिशन्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन। रदरफोर्ड स्कैटरिंग की शुरुआत से पहले हमें एक ब्रीफ जानकारी होना ज़रूरी है कि न्यूक्लियस की शुरुआत से पहले क्या प्रोस्पेक्टिव्स थे। न्यूक्लियस की शुरुआत से पहले हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग एलिमेंट्स को खोज रहे थे। उसी एक खोज में जे थॉमसन जी की एक खोज, जो कि 1897 में इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं जे थॉमसन द्वारा डिस्कवर किया गया था, जबकि वो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसके आधार पर उन्होंने एक मॉडल भी प्रस्तुत किया था, प्लम पुडिंग मॉडल, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा, एन एटम इज अ positive charge sphere of radius about 1 angstrom in which mass and positive charge of an atom are equally distributed and equal amount of opposite negative charge in the form of electrons in uniformly abundant in it। मतलब कि जो एक एटम है वो एक पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर है जिसका रेडियस 1 एंगस्ट्रॉम है, जिसमें कि मास और पॉजिटिव चार्ज दोनों ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और इक्वल अमाउंट का जो अपोजिट नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में उस स्फीयर के चारों ओर यूनिफॉर्मली अबंड है, यानी कि धंसा हुआ है। ये हमारे हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग से पहले की जो जानकारी एटम्स के बारे में। इसी के आधार पर रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया 1906 में, जिसमें कि उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स He2 को यूज़ किया, जो कि रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के थ्रू इमिट होते हैं। इन हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स को उन्होंने एक थिन फिल्म पर बॉम्बर्ड यानी कि गिराया, और उसके बाद उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट में देखा कि अल्फा पार्टिकल्स आर डेविएटेड फ्रॉम देयर पाथ, यानी कि वो अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाते हैं। अब इस डेविएशन को हम नाम देते हैं स्कैटरिंग। द डेविएशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स पाथ बाय द एटम इज कॉल्ड स्कैटरिंग। इसके बाद 1906 में गाइगर एंड मर्जन नाम के वैज्ञानिकों ने इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गोल्ड के साथ। हाई डेंसिटी मटेरियल गोल्ड की थिन फिल्म को उन्होंने यूज़ किया और अल्फा पार्टिकल्स को उस पर बॉम्बर्ड कराया, जिसके कि रिजल्ट हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग मिलते हैं। पहला इसका रिजल्ट था कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स मूव थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डेविएशन। सेकेंड, सम पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड थ्रू अ स्मॉल स्कैटरिंग, कि कुछ अधिकतर जो पार्टिकल्स थे वो तो सीधे निकल गए, यानी उनके डेविएशन हमें शो नहीं हुआ। कुछ पार्टिकल्स थे जो कि अपने स्मॉल स्कैटरिंग एंगल पर स्कैटर्ड हुए, डाइवर्ट हो गए। फ्यू पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड थ्रू अ वेरी लार्ज एंगल ऑफ स्कैटरिंग, कुछ पार्टिकल्स बहुत बड़े एंगल पर डाइवर्ट हो गए। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग जो इसका रिजल्ट था वो था फ्यू पार्टिकल्स एक्सपीरियंसेस बैकवर्ड स्कैटरिंग, यानी कि कुछ पार्टिकल जिस रास्ते आए वापस उन्हीं पर चले गए। ये जो बात थी उसने रदरफोर्ड जी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया कि ऐसा क्यों हुआ। और फिर आफ्टर अ कंक्लूजन ऑफ दीज रिजल्ट्स उन्होंने एक नया एटॉमिक मॉडल दिया, जिसके अकॉर्डिंग, जिसको कि हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं, जो कि क्या कहता है, द एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द एटम आर कंसंट्रेटेड
in a very small volume less than 10 to the power minus 15 meter in diameter. At its center, the center core of the atom, now called nucleus, is surrounded by the cloud of electrons which makes the entire atom neutral. उन्होंने क्या कहा कि जितना भी एटम का पॉजिटिव चार्ज और मास है वो उसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, और वो जो सेंटर है एक स्मॉल वॉल्यूम 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर के डायमीटर के एक वॉल्यूम में है, और इस सेंटर कोर को नाम दिया उन्होंने न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्लाउड्स की फॉर्म में है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स उस न्यूक्लियस को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रल कर रहे हैं, उदासीन कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि एटम पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब रिजल्ट्स, उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल। अब इसके बाद जब मैथमेटिकल फॉर्मूलाज की बात आती है तो हमें पता है कि अल्फा पार्टिकल भी एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, न्यूक्लियस की हमने बात की वो भी एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो इनके बीच में कौन सा इंट्रैक्शन हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, तो उसके लिए हमने कुछ प्रिसेप्शन माने पूर्व अनुमान, पूर्व धारणाएं, जिनको कि हम प्रिसेप्शंस कहते हैं, वो माने गए, जो कि निम्न थे। The entire positive charge and mass of the atom are concentrated in a very small volume at the center nucleus। जैसा कि हमारे रदरफोर्ड मॉडल में भी यही बात कही गई थी कि पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश और द्रव्यमान को हम किस पर कंसंट्रेट मान रहे हैं, सेंटर पर। सेकेंड, द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज assumed to be very heavy in comparison of the mass of alpha particle, show that the impact of alpha particle with atom does not change its position। यानी कि जो अल्फा पार्टिकल की तुलना में न्यूक्लियस है वो क्या है, मास में बहुत ज़्यादा भारी है, तो जिसकी वजह से जब हम अल्फा पार्टिकल्स को उस पर गिराते हैं तो उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं होता है, न्यूक्लियस की पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता है। थर्ड, scattering of the alpha particle is only due to the repulsive Coulomb interaction between the alpha particle and the atom। जैसा मैंने अभी भी बताया, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियस इज आल्सो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, तो दोनों के बीच में रिपल्सिव कुलाम्ब इंट्रैक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, रिपल्शन के कारण स्कैटर्ड हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस डू नॉट अफेक्ट द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि एटम्स में जब इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हैं तो इस स्कैटरिंग में उनका क्या रोल है। तो इस स्कैटरिंग में, रदरफोर्ड स्कैटरिंग में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग को अफेक्ट नहीं करते हैं, यानी उस पर किसी भी तरीके का कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। एंड द लास्ट प्रिसेप्शन कि न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल आर अज्यूम्ड टू बी पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स, कि जो अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस थे उनको हमने क्या माना, पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स। इसके बाद इन प्रिसेप्शंस के बाद हमने कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी ली जिनके बीच में रिलेशन निकाला जाए, जिनमें कि इम्पैक्ट पैरामीटर एक क्वांटिटी और दूसरी थी स्कैटरिंग एंगल। अब इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, इम्पैक्ट पैरामीटर इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पाथ फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्ट इम्पैक्ट विद द न्यूक्लियस इज बी। जैसा कि आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है कि जब न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है
यदि हम न्यूक्लियस के इफ़ेक्ट को 0 माने तो अल्फ़ा पार्टिकल को सीधे चले जाना चाहिए। तो जो डॉटेड लाइन अल्फ़ा पार्टिकल के पाथ को बता रही है, तो उस डॉटेड लाइन और न्यूक्लियस के बीच में जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, दैट इज़ द इम्पैक्ट पैरामीटर। सेकेंड क्वांटिटी इज स्कैटरिंग एंगल। द एंगल बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल इज कॉल्ड स्कैटरिंग एंगल। यानी कि प्रारंभिक और अंतिम दिशाओं के मध्य का जो एंगल है, यानी जितना उसमें डेविएशन हुआ है, वो हम किससे नापते हैं? एंगल से नापते हैं, जिसको हमने स्कैटरिंग एंगल नाम दिया है। जैसा हमने प्रिजम्पशंस में माना था कि अल्फ़ा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सिव कोलम्बियन इंटरेक्शन हो रहा है, और साथ में ही जब एक्सपेरिमेंट स्टडी किया जा रहा था तो उसमें पाया गया कि अल्फ़ा पार्टिकल की इनिशियल और फाइनल जो एनर्जीज़ हैं वो सेम थी, केवल मोमेंटम चेंज हुआ है। और जैसा हमने इंटरेक्शंस पढ़ रखे हैं, हमें पता है ये कंडीशन बनती है इलास्टिक स्कैटरिंग की, यानी अल्फ़ा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में जो स्कैटरिंग है वो किस तरीके की है? इलास्टिक स्कैटरिंग है। ठीक है, अब इन डेफिनेशंस और मैथमेटिकल कैलकुलेशन को यूज़ करते हुए हमने इम्पैक्ट पैरामीटर स्कैटरिंग एंगल के बीच में रिलेशन निकाला। b = kz e² cot θ/2, यानी कि b इम्पैक्ट पैरामीटर इज प्रोपोर्शनेट टू cot ऑफ हाफ एंगल ऑफ स्कैटरिंग। इसके अकॉर्डिंग जब हमने रिजल्ट्स देखे तो हमें क्या मिलता है कि b थीटा के बढ़ने के साथ साथ b की वैल्यू कम होती चली जाती है, यानी कि जैसे ही एंगल 0 to 180 डिग्री टेंस हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, b की वैल्यू जो है वो b to 0 टेंस हो रही है, यानी कि थीटा = 180 डिग्री पर b की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। ये एक दूसरे के, यानी कि एक इंक्रीज होने पर b की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। नाउ सेकंड इज एन थीटा। अब एन थीटा क्या है? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द स्क्रीन या फॉइल। अब जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया उसमें हमने जो थिन फिल्म ली थी उसकी थिकनेस हमने t ली थी, नंबर ऑफ गोल्ड एटम स्मॉल n पर यूनिट वॉल्यूम, कैपिटल N इज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, E is the kinetic energy of alpha particle which is also constant during the scattering, and capital R which is the distance of the screen to the foil in the direction of scattering angle theta. Okay, these are some important physical quantities that's be needed for derivation of एंड थीटा, यानी एंड थीटा को ड्राइव करने के लिए हमें ये बेसिक जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ थी उनको हमने डिफ़ाइन किया था। अब हम किस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी को, कि हमने यूज़ किया प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स को, और उसके बाद हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया कि एन थीटा की नंबर ऑफ पार्टिकल्स कि कितने अल्फा पार्टिकल जो है वो पर यूनिट एरिया में गिरेंगे, फॉइल से टक्कर करेंगे, तो वो जो रिज़ल्ट है वो ये फॉर्मूला कहलाता है रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ दिस फॉर्मूला? कि इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस इक्वेशन दैट नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड इनटू एन एंगल बिटवीन थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा एंड फॉलिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द स्क्रीन इज़ प्रोपोर्शनल टू। अब किन किन पर वो डिपेंड कर रहा है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? एन थीटा किस किस पर डिपेंड कर रहा है? फर्स्ट इज 4th पावर ऑफ cosec ऑफ हाफ स्कैटरिंग एंगल, सेकेंड
thickness of the foil. Third, number of scattered per unit volume. Fourth, number of the alpha particle striking per unit area. Fifth, square of charge in the nucleus of the scattered and inversely proportionate to square. ये तो थे proportionate. अब inversely proportionate वो किसके हैं? First is square of energy of the alpha particle and second is the r distance, square of the distance. अब इस रिजल्ट यानी ये जो फॉर्मूला है इसके बिहाफ पर जब ग्राफ खींचा गया, जो हमें रिजल्ट मिले वो हमने डायग्राम में ग्राफ में शो किया हुआ है कि जैसे जैसे स्कैटरिंग एंगल की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे एन थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है। गाइगर और मर्सडन ने इन रिजल्ट्स को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी किया, जिसमें कि उन्हें क्या रिजल्ट मिलते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ नियरली 0.14% अल्फा पार्टिकल्स अकर्स विद इन अ स्कैटरिंग एंगल ग्रेटर देन 1 डिग्री। यानी कि जितने भी अल्फा पार्टिकल हमने उस पर गिराए उनमें से केवल 0.14% ही अल्फा पार्टिकल 1 डिग्री से ज़्यादा डिग्री पर डेविएट होते हैं, बाकी सभी सीधे चले जाते हैं। आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक के थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आप इसका पूरा डेरिवेशन अच्छे से पढ़ें और इसके न्यूमेरिकल्स करें। आपकी बुक में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसके लिए दिए हुए हैं जिनको कि आप पढ़ें, समझें। और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ वगैरह के लिए पढ़ेंगे। और कोई भी अगर ये टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।